नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनावों के दौरान विशेष अधिकारों से लैस कलेक्टरों को अब हर निर्णय मंत्री की मंजूरी के बाद ही लेना होगा। ऐसे में अब एक बार फिर जिला सरकार की वापसी हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में मंत्रियों को उनके प्रभार के जिले सौंपे हैं। अब जिला स्तर पर कौन सा विकास कार्य पहले किया जाएगा और कौन सा बाद में, इसका निर्णय प्रभारी मंत्री करेंगे। कलेक्टरों और कमिश्नरों के पास अब तक जो स्वतंत्रता थी वो प्रभारी मंत्रियों के सक्रिय हस्तक्षेप के बाद खत्म हो गई है। प्रभार मंत्री मिलने के बाद अब पहले की तरह जिला योजना समिति की प्राथमिकताएं निर्धारित करेंगी। योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार प्रभारी मंत्रियों के पास होगा। जिले का प्रभार मिलने के बाद अब जिला योजना समिति की बैठक हर 3 महीने में एक बार करनी होगी, जिसमें जिले में चल रही योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा। इस कमेटी में 10 से लेकर 20 लोग रहेंगे। आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार का गठन होने के बाद से जिला योजना समितियों की व्यवस्था ठप पड़ी थी, लेकिन प्रभारी मंत्री बनने के बाद से सिस्टम फिर से काम में जुटने जा रहा है। तो हमने आपको यह खबर बताई, एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और फिलहाल जो हम टॉपिक पर बात कर रहे हैं, विषय पर बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं प्रभार के मंत्रियों के साथ। हमारे साथ नेहा बग्गा जी इस वक्त बीजेपी की तरफ से जुड़ रही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से अमित चौरसिया जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस भगवान देव इसरानी सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके साथ साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे संवाददाता अजय शर्मा भी इस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले भगवान देव इसरानी सर रिटायर्ड आईएएस हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ इस डिबेट में अभी अमित चौरसिया जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसरानी सर, पहला तो सवाल मेरा आपसे यह है कि जब तक प्रभार के मंत्रियों का ऐलान नहीं होता है, वो कार्यभार नहीं संभालते हैं, तब तक ब्यूरोक्रेसी की पावर क्या रहती है, जिम्मेदारियां क्या रहती हैं और प्रभार के मंत्री आने के बाद फिर क्या बदलाव आता है? सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। इसरानी सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, ये जो कार्यक्रम आ रहा है स्क्रीन पे तो पूरा राजस्थान का कार्यक्रम आ रहा है। बोलिए सर। राजस्थान। मैं लौटता हूं सर आपके पास, मैं आपको सुन नहीं पा रहा। अमित चौरसिया जी हमारे साथ हैं। अमित जी, प्रभार के मंत्री आते हैं तो ज्यादा स्थिति बेहतर रहती है, मंत्रियों का जोर रहता है, जिला संयोजन समितियां होती हैं, वो काम करती हैं। आप खुश हैं प्रभार के मंत्री मिल गए? कांग्रेस लंबे समय से मांग कर रही थी। जी देखिए, कांग्रेस तो काफी लंबे समय से इस बात को कह ही रही थी, उठा ही रही थी कि किस तरह से अव्यवस्थाएं पूरे मध्य प्रदेश में चारों तरफ फैली और प्रभारी मंत्री का निर्णय लिया मोहन यादव जी ने, थोड़ी देर से लिया, लेकिन उसके पीछे भी 2 कारण सामने बहुत बड़े हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी ऊपर से जितनी अच्छी दिख रही, अंदर से उसकी हालत उतनी ज्यादा खराब है। एक तो सरकार गहरे वित्तीय प्रबंधन कुप्रबंधन में घिरी हुई है, चारों तरफ पैसों को लेके शोर मचा हुआ। 33 विभागों में खुद मुख्यमंत्री जी एक मीटिंग लेते हैं और 73 योजनाओं को लेकर एक समीक्षा गाइडलाइन जारी करते हैं कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना कहीं कोई कार्य ना किया जाए। दूसरी तरफ प्रभार की बात करें तो इंदौर जैसा विषय जो है, इंदौर में इस कदर भारतीय जनता पार्टी में सर फुटवाल हो चुका है, अंतरकला इस कदर मच गई है कि खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी, ये भी इतिहास में पहली बार हुआ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं इंदौर का प्रभार लेना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन की भी स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं संगठन में भी स्थिति इस समय विकट बनी हुई है। इस समय मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 31 मार्च 2024 तक की 3,75,000 करोड़ से अधिक का कर्ज मध्य प्रदेश के ऊपर चढ़ गया है। अब चाहे इस मध्य प्रदेश की कुर्सी पे मोहन जी बैठे, बंसी बैठे, गोपाल बैठे, कृष्ण बैठे या कैलाश बैठे, लेकिन हर महीने अब मध्य प्रदेश की मजबूरी बन गई है कि आपको कर्ज लेकर ही सरकार को चलाना होगा। और कहीं जगह ये स्थिति बन गई है कि आज संबल योजना की बात करें, कन्यादान योजना की बात करें, छात्रवृत्ति की बात करें, वृद्धा पेंशन की बात करें, मेधावी पुरस्कार की बात करें, कई योजनाएं धन के अभाव में लटकी हुई हैं और यही सारा असंतोष जो है उभरता चले जा रहा है। आप देखिए, 1 महीने से ऊपर हो गया प्रभारी मंत्रियों के दायित्व को दिए हुए, जहां तक मैं समझता हूं अभी तक किसी भी प्रभारी मंत्री ने अपने जिले में जाकर जिले में आमद नहीं, ना ही कोई बड़ी कोई मीटिंग हुई है। मुख्यमंत्री जी कल इंदौर आ रहे हैं, अब देखते हैं वो आके क्या निर्णय लेते हैं।
लेकिन आप ये भी देखिए कि जिस अफसरशाही की बात कर रहे हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है, आज अफसरशाही किस कदर दबाव में काम कर रही है, उसका उदाहरण देखिए। ये आज मेरे पास ये आज ही की अखबार की कटिंग है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि बिना काम सब्सिडी जारी करने का इतना दबाव बनाया गया कि अफसर ने खुदकुशी कर ली। तो ये कर्ज की जो राशि ली है, वो वित्त प्रबंधन उसका देखिए आप कि किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। हर तरफ जो है लूट मची हुई है पूरी सरकार के अंदर, और अफसरशाही सबसे ज्यादा उससे पीड़ित है और कहीं ना कहीं गहरे दबाव में इस समय काम कर रही है। ठीक, मैं जरा इस पे लौटता हूं अमित जी आपके पास। हमारे साथ भगवान देव इसरानी जी, रिटायर्ड आईएएस, वो हमारे साथ जुड़े हुए, और साथ ही साथ यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह जी भी हमें इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। विक्रम जी, आपका भी स्वागत करता हूं। पहले इसरानी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब आप बात पूरी कीजिए। सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था, आपने सवाल सुना था सर, रिपीट कर दूं? रिपीट कर दीजिए। जी, सवाल मेरा यह था सर कि जब तक प्रभार के मंत्रियों का ऐलान नहीं होता है तब तक ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है, क्या क्या अधिकार रहते हैं, और जब प्रभार के मंत्री आ जाते हैं तो फिर ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके में क्या अंतर आता है? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं आईएएस अधिकारी नहीं हूं। मैं प्रमुख सचिव विधानसभा रहा हूं, मध्य प्रदेश विधानसभा रहा हूं। जी। और छत्तीसगढ़ विधानसभा का जब गठन हुआ तो उसमें भी मैं प्रथम विधानसभा में वहां सचिव था 2000 से 2004 तक। जी। तो मेरा अनुभव संसदीय है। खैर, जो आपने प्रश्न पूछा है, तो ये जो योजना समितियों को जो अधिकार देने की बात आ रही है या प्रभारी मंत्रियों को जो अधिकार देने की बात आ रही है, ये एक अच्छा निर्णय है। इसमें कोई शक नहीं है कि अधिकारी लोग जो अब तक उन पे लगाम नहीं होती है मंत्रियों की या प्रभारी मंत्रियों की, तो फर्क तो पड़ता है, निश्चित रूप से फर्क पड़ता है। और जब निर्णय स्थानीय स्तर पे होंगे तो उसका फायदा स्थानीय स्तर पे मिलेगा, ये बात बिल्कुल तय है। क्योंकि जैसे दिग्विजय सिंह जी के समय भी जो है जिला सरकारें बनाई गई थी, जी। उस वक्त भी ये काम शुरू हुआ था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। उसके कारण कई है, उसको चर्चा करने का ये विषय समय नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना होगा जिला योजना समिति में कि फंड्स उनके अच्छे से मिलें, फंड्स की व्यवस्था अच्छे से हो, निर्णय अच्छे से हो, उसका कार्यान्वयन अगर अच्छे से हुआ तो जिला स्तर पर अगर निर्णय होंगे तो जिलों में लाभ मिलेगा। इसका लाभ न केवल आम जनता को मिलेगा, बल्कि जो देखिए, अगर दूसरे तरीके से मैं कहूं तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या जो वहां के स्थानीय नेता हैं, वो भी अपने आप को अधिकार पूर्वक, थोड़ा अधिकार उनके हाथ में आएगा और दूसरा उनको कुछ काम भी मिलेगा। तो ये एक अच्छा निर्णय है, राजनीतिक रूप से भी, प्रशासनिक रूप से, ये मेरा कहना है। ठीक, मैं इस पर लौटता हूं आपके पास इसरानी सर। विक्रम सर, अब ये सवाल मैं आप पे ट्रांसफर कर रहा हूं। यूपी में क्या व्यवस्था रहती है सर? वहां प्रभार के मंत्रियों का ऐलान होता है, मंत्रियों को जिले दिए जाते हैं, उनको प्रभारी बनाया जाता है? आसिफ साहब, आपका बड़ा माकूल सवाल है। यूपी में भी प्रभारी मंत्री होते हैं और यह सर्वविदित सत्य है कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि किसी भी नौकरशाह ब्यूरोक्रेसी से, वारंट ऑफ रेजिडेंस पे ऊपर होते हैं। लेकिन सबकी अपनी सीमाएं निर्धारित है, कार्यक्षेत्र निर्धारित है। आप अनुश्रवण कर सकते हैं, समीक्षा कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन अगर कोई समानांतर केंद्र बिंदु या पावर सेंटर बनता है तो यह शासन प्रशासन के लिए उचित नहीं है। यह कार्य पद्धति आसिफ साहब जो चली आ रही है, ये 150 साल से ऊपर से चली आ रही है। बेहतर यह होगा कि अगर आप समझते हैं कि कोई जिलाधिकारी, कोई आयुक्त कार्य कुशल नहीं है या सत्यनिष्ठ नहीं है, तो उसको आप उसका स्थानांतरण कर दें, बनिस्बत इसके कि अगर माननीय मंत्री जी आ जाते हैं तो आप ये मान के चलिए, क्योंकि मैंने तो शासन प्रशासन 36 साल स्वयं में रहा हूं, राष्ट्रपति शासन में भी रहा हूं और तमाम सरकारों में रहा हूं। मेरा अपना अनुभव यह है कि राजनीतिक व्यक्ति बड़ी श्रेष्ठता के साथ उनको प्रणाम करते हुए वे अपना दिशा निर्देश और नीति निर्धारण करें, लेकिन जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बजट अलॉटमेंट होता है, प्लानिंग होती है, उसमें अगर अवांछनीय हस्तक्षेप, में शब्द कह रहा हूं, अवांछनीय हस्तक्षेप करेंगे तो शासन प्रशासन के लिए वो अच्छा नहीं होगा। ये आईएएस अधिकारी जो है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी है, इनका प्रशिक्षण होता है, इनकी ट्रेनिंग होती है। मैं ये नहीं कहता, यूपी में माननीय मंत्रियों का भी प्रशिक्षण हुआ है, गुजरात में भी माननीय मंत्रियों को प्रशिक्षण हुआ है। क्योंकि अब आप ये समझ लें कि अगर कोई व्यक्ति जो कि पूरी तरीके से बजटिंग फाइनेंस से पूरी तरीके से विज्ञ नहीं होगा, प्रशिक्षित नहीं होगा, वो मार्गदर्शन भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये जरूर हो जाएगा आसिफ साहब, अगर ये स्ट्रक्चर्ड नहीं होगा
तो पैरेलल सेंटर्स ऑफ पावर बनेंगे जिसके दुरुपयोग होने की पूरी संभावना है, जिसके प्रति इसरानी साहब ने सांकेतिक रूप में कहा। मैं उसको स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर यहां पर आकर के मंत्रियों को उनके लिए जॉब क्रिएट किया जा रहा है तो ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं कही जाएगी। इसमें विक्रम सर, मैं आपसे एक चीज और जानना चाहता हूं। जब इतनी अहम ये चर्चा चल ही रही है, क्या सिर्फ मंत्रियों को बैठा दिया प्रभार में, प्रभार के मंत्री बना के वो सारे फैसले कर रहे हैं? अब चूंकि मंत्री हैं, जाहिर बात है, तो वो आईएएस से भी ऊपर हैं, वो आईपीएस से भी ऊपर हैं। नियम क्या कहते हैं इस मसले पर? आपके वो कौन से काम हैं जो आप ही को करने चाहिए, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होना चाहिए? आसिफ साहब, पुलिस का तो बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन निर्धारित करते हैं कि पुलिस अधिकारी सिपाही से लेकर डीजीपी तक क्या कर सकता है। उसमें किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। ये तो हुई कानूनी बात आसिफ साहब, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि राजनेता को आसानी से कोई ना भी नहीं कह पाएगा। अब बात आती है आईएएस की। वो जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो दिशा निर्देश होते हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस के होते हैं, मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स होता है, तो जो पुलिस विभाग में पुलिस एक्ट होता है और आपका जो बीएनएसएस होता है या और जो रूल्स बुक होते हैं उसके अनुरूप वो भी चलते हैं। ये चीजें स्ट्रक्चर्ड होती हैं और इसी को रहते हुए आप ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी प्रकार का कोई प्रमाद या किसी प्रकार का अवांछित हस्तक्षेप न हो और सबकी मर्यादाएं निर्धारित हैं। तो आसिफ साहब, वही मैं कहता हूं कि माननीय मंत्री जी श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे काम का अनुश्रवण करें, समीक्षा करें। अगर हमने किसी बात में कोई प्रमाद किया है तो हमारे खिलाफ विभागीय कार्रवाई और दंडात्मक कार्रवाई के ऊपर भी संस्तुति कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके ऊपर निर्णय लेने का भी अगर उनको अधिकार दे दिया जाएगा तो मैं इससे सहमत नहीं हूं, जिसके लिए जिलाधिकारी, आयुक्त और अन्य अधिकारी पूरी तरीके से सक्षम है। उनके अधिकारियों को क्षीण करना मैं समझता हूं कि फिर उस पद के गरिमा के विपरीत होगा और एक अवांछनीय हस्तक्षेप होगा। ठीक, अमित जी, देखिए, कमलनाथ की सरकार रही हो या उससे पहले कांग्रेस सरकारें रही हो, प्रभार के मंत्री तो आपने भी दिए हैं, तो ये व्यवस्था, इससे विक्रम सर जरा नाराज या खुश नजर नहीं आ रहे। शायद जाहिर बात है कि जिन अधिकारियों का जिम्मा है, अब उनके पैरेलल अगर आप जिला सरकार खड़ा करेंगे, जो कि की है कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी, तो ये उनके काम में हस्तक्षेप है, जनता के विकास कार्यों में इसका असर पड़ता है, या आपका मानना कुछ और है कि जिला सरकार एक्टिव होनी ही चाहिए? नहीं, देखिए, बहुत सारी बातें विक्रम सिंह जी की बातों से भी मैं सहमत हूं जो उन्होंने कहा। और अगर हम तुलनात्मक बात करें कमलनाथ जी की और वर्तमान में मोहन यादव जी की सरकार की, तो कमलनाथ जी की जब सरकार थी तो पावर सेंटर एक था, सिर्फ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे और वो ये चाहते थे कि सरकार वल्लभ भवन से चलने की जगह आम आदमी के पास से चले, उसके जिले, उसके वहां से चले, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी आभास हो कि समावेशी विकास में उसका भी योगदान है, उसकी भी बात की सुनवाई हो रही है। लेकिन आज की जो वर्तमान राजनीति है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की, जैसा मैंने कहा कि किस कदर अंतर कला जो है शासन में भी मची हुई है, सरकार के अंदर भी है और संगठन के अंदर भी। खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी को इंदौर का प्रभार लेना पड़ रहा है। आप समझिए, खुद स्वयं मुख्यमंत्री होके, जिनके पास पहले ही गृह मंत्री का दायित्व उनके पास में है, उसके बाद उन्हें इंदौर का प्रभारी मंत्री का दायित्व भी लेना पड़ रहा है। और आज उस परिस्थिति में जब इंदौर की स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है, स्मार्ट सिटी, स्वच्छता को लेकर 7 बार जो है प्रथम आने वाला इंदौर शहर जो है, आज इंदौर शहर की स्थिति देखिए, गड्ढे पूरे शहर भर के अंदर, अव्यवस्थित यातायात, अव्यवस्थित विकास और जगह जगह विकास की खुलती हुई पोल, भ्रष्टाचार, जैसे मैंने अभी आपको खबर बताई कि किस तरह सरकारी अधिकारियों के ऊपर कोई विधायक, कोई मंत्री अपना प्रेशर डाल रहे हैं तो कोई सांसद प्रेशर डाल रहे हैं। तो इस तरह के तो हालात निर्मित हो गए। और दूसरी बात यह कि बिना कर्ज लिए सरकार आगे चल नहीं पा रही है। इंदौर शहर एक ऐसा शहर है जिसमें कमिश्नरी लागू हुई है, लेकिन कमिश्नरी के पीछे जब आप थानों में जाएंगे तो जो बल संख्या होना चाहिए उसकी आधी भी बल संख्या उन थानों के अंदर नहीं है। अपराध आज चरम पर है, महिला अपराध दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं, कुपोषण, गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही मध्य प्रदेश में। पहले हम खबरें पढ़ते थे आसिफ भाई कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आज हम खबरें क्या पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश में? आज सर्वाधिक युवा आत्महत्या कर रहे हैं। ये बेरोजगारी का स्तर पहुंच गया। इंदौर जैसे शहर के अंदर आज ये स्थिति है तो गांव देहात की स्थिति क्या होगी आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। जब एक आदिवासी छात्र को पीटा जाता है तो खुद प्रमाण लेके उसको थाने में जाना पड़ता है, वीडियो फुटेज लेके रिपोर्ट दर्ज कराने। तो ये तो स्थिति, और ये तो सरकार की स्थिति बन चुकी है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विक्रम सिंह जी ने जो बात कही कि 2 पावर सेंटर हो जाएंगे, तो 2 की जगह मैं समझता हूँ 55 जिले मध्य प्रदेश में हो गए, 2 और बनाने जा रहे हैं, 57 जिले मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। हर जिले में एक पावर सेंटर खुल जाएगा
पहले ही मध्य प्रदेश के अंदर दलाल सक्रिय थे, हर मंत्री हर विधायक के 10-10 दलाल पूरे शहर में घूम रहे थे। अभी प्रभारी और जिला सरकार बन जाएगी, उनके दलाल घूमना शुरू हो जाएंगे। अभी अहिल्या पथ नहीं को तो लेके मुझे एक बात बताइए अमित जी, सामने जब आया। यही प्रभारी और जब ये जिला समिति आपके यहाँ थी, तब वो ठीक काम कर रही थी, और आज जो बीजेपी की सरकार में प्रभारी या आसिफ भाई, मैंने जो आपने मेरी बात नहीं सुनी आसिफ भाई, मैंने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में सिर्फ एक पावर सेंटर था, स्वयं ठीक। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय इतनी ज्यादा विवादवत स्थिति नहीं थी। एक सिंधिया जी का बात छोड़ दीजिए, लेकिन आज अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वर्तमान स्थिति, जैसे मैंने कहा कि स्वयं मुख्यमंत्री जी को इंदौर का प्रभार लेना पड़ रहा है, तो इससे अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और संगठन में किस कदर अंतरकला फैली हुई है। मैं ये पूछ लेता हूं बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा जिस डिबेट में हमें ज्वाइन कर रही हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नेहा जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आपसे जुड़ने से पहले कई सवाल इस बात को लेकर हो गए कि क्या पैरेलल सेंटर खड़ा हो रहा है, कलेक्टर कमिश्नर इनके जो अधिकार हैं, काम करने का तरीका है, उस पर अब जिला समितियां, जिला कमेटी वो ज्यादा एक्टिव होंगी। सीधा सवाल मेरा नेहा जी आपसे ये है कि ब्यूरोक्रेसी पर भरोसा नहीं क्या? प्रभार के मंत्री तो पहले भी बनते रहे, लेकिन जो जिला समितियां आई हैं उसमें यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर हमारे साथ हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आप मार्गदर्शन करें, लेकिन डे टू डे जो काम है, बजट अलॉटमेंट का काम है, वो ब्यूरोक्रेसी के पास ही रहने दें। नेहा जी। आसिफ जी, देखिए, चंद दिन पहले हम ये जी कह रहे हैं कि छोटा जिला इसको दे दिया, बड़ा जिला उसको दे दिया। ये मुझ प्रत्येक जिले को प्रशासनिक संगठन के दृष्टि से कार्य हो सके, इन सबको देखते हुए निर्णय लिए जाते हैं। और निश्चित तौर पर प्रत्येक जो प्रोग्रेस का काम है, प्रत्येक जो मैनिफेस्टो का कार्य है, उसको तेजी देने के लिए प्रभारी मंत्री, चाहे भाजपा की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार, वो बनाते रहे। बस मूल अंतर यह है कि कांग्रेसी हर दृष्टि में जो है मलाई, भ्रष्टाचार और रसूखदारी को, माफियाओं को, जंगल, भारतीय जनता पार्टी सुशासन को प्राथमिकता पर रखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता पर रखते हुए, मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने की राह को प्राथमिकता पर रखते हुए ये निर्णय लिया गया। और मुझे लगता है कि चाहे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जीत नेहा जी, कुछ आवाज में दिक्कत है, मैं सुन नहीं पा रहा कराए, उनकी भूमिका हो, चाहे प्रशासनिक की एक उसमें मॉनिटरिंग नहीं होती, उसमें थोड़ी सी कमी आती है। नेहा जी, मैं लौट रहा हूं इस पर आपके पास, जब तक हमारी टीम को कुछ दिक्कत जो है वो ठीक करती है, तब तक मैं लौटता हूं आपके पास। इसरानी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसरानी साहब, एक सवाल जरूर उठता है कि देखिए, ब्यूरोक्रेसी का काम यही है कि सरकारों ने जो योजनाएं बनाई वो निचले स्तर पर आम आदमी, आखिरी आदमी तक वो पहुंचे और ठीक से पहुंचे, ये काम पहुंचाने का ब्यूरोक्रेसी का है, उन योजनाओं को लागू करने का। लेकिन साथ साथ में ये भी हकीकत है कि अधिकारियों को वोट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वोट तो चाहिए सियासी दलों को, मंत्रियों को, विधायकों को, तो उनके अपने काम की चिंता भी रहती है। ऐसे में एक अविश्वास की स्थिति का सवाल उठता है कि क्या अविश्वास है क्या ब्यूरोक्रेसी पर, जबकि स्थानांतरण किस अधिकारी को कहां रखना है, यह भी तो सरकारें ही तय करती हैं। देखिए आसिफ जी, ये विषयांतर हो रहा है। आप इस बात को जरा इस तरीके से समझिए कि यहाँ उनको वित्तीय अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ काम की प्राथमिकता तय होंगी कि इस जिले में क्या काम होगा, उसकी जो प्रक्रिया है, उसको सैंक्शन करने की, उसका टेंडर करने की, या उसको वर्क अलॉटमेंट करने की, ये प्रक्रिया वैसे ही होगी जैसे अभी तक होती रही। सवाल ये है कि भाई इस जिले में क्या काम जरूरी है। मैं माफी चाहूंगा सर आपसे इसरानी सर, लेकिन मैं बस आप ही से पूछ रहा हूं कि इसका मतलब क्या कलेक्टर या कमिश्नर वो केवल क्या रबर स्टाम्प मुनीम बनकर रह जाएंगे? क्योंकि प्रभारी मंत्री बताएगा आपको पहले कौन सा काम करना है, आपको सिर्फ साइन करने होंगे। फिर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिले में ये तय करने का अधिकार स्थानीय लोगों को दे दिया जाए कि यहाँ कौन सा काम प्राथमिकता पे ये पहले कराएं, दूसरे नंबर, इसमें बुराई क्या है? भाई मेरे भोपाल जिले में क्या काम कराना, अगर उसमें मेरी राय ली जाती तो उसमें व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मेरी राय तो है ना, मुझे राय देने का अधिकार है। हम ये तय करेंगे कि भाई ये काम प्राथमिकता पे करें, 1, 2, 3, 4 ये प्राथमिकता रहेगा। ये सड़क की ज्यादा जरूरत है, ये नाले की ज्यादा जरूरत है, यहाँ रपटे की जरूरत है, यहाँ पे एक स्कूल की बाउंड्री वॉल बनाने की जरूरत है। तो ये अगर प्राथमिकता तय करने की बात है ना, प्राथमिकता अगर तय कर लेंगे, उसके बाद जो बजट आएगा वो तो प्रक्रिया के अनुसार ही वो तो खर्च होगा ना भाई, उसमें कोई प्रक्रिया में चेंज थोड़ी। बजट कोई स्थानीय नेताओं को नहीं दिया जा रहा है,
स्थानीय नेताओं को इतना ही अधिकार दिया जा रहा है कि भाई आप ये तय करिए कि आसिफ जी, आप मुझे सुन पा रहे हो तो अवसर दीजिएगा। जी जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको नेहा जी। नेहा जी, बात पूरी कीजिए जो मैंने सवाल पूछा था आपसे। आसिफ जी, देखिए, हम कुछ दिन पहले ये चर्चा कर रहे थे कि पीसीसी के अध्यक्ष जीतू पटवारी कह रहे हैं कि छोटा जिले उसे दे दिया और बड़ा जिला जो है वो उसे उस मंत्री को दे दिया। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस किस प्रकार से जिलों में भी मलाई ढूंढने का प्रयास करती है, किस तरीके से उनकी प्राथमिकता जो है वो उगाई की होती है, किस तरीके से उनकी प्राथमिकता सेल्फ डेवलपमेंट की होती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र मकसद है कि किस तरीके से प्रशासन के साथ में जो सरकारी जो महकमा है उसके साथ में जो मैनिफेस्टो है उसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ में कार्य किया जा सके। और मुझे लगता है कि कांग्रेस के पास जब मध्य प्रदेश को लेके कोई विजन नहीं था, जब कोई मिशन नहीं था, तो उसे ये जो कार्य करने की प्रणाली है वो समझ में नहीं आएगी। प्रभारी मंत्री लगभग सभी प्रदेशों में लगभग सभी सरकारें रखती हैं, चाहे वो किसी भी दल की हो, पर एक विजन के साथ कार्य करना कि संगठन का समन्वय, सरकार का समन्वय, एडमिनिस्ट्रेशन का समन्वय जहां पर हो, ये मुझे लगता है कि कांग्रेस की समझ से परे है। और कांग्रेस से इसीलिए शायद प्रवक्ता हो या पीसीसी अध्यक्ष, क्योंकि जीतू पटवारी जी के बयान पर हम चर्चा भी कर चुके हैं, बहस भी कर चुके हैं। जिस अध्यक्ष को ये नहीं पता हो कि पूरा मध्य प्रदेश, पूरा प्रदेश का एक एक कोना, एक एक जिला, एक एक गांव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो उसमें भी मलाई और नामों से तुलना करे, तो मुझे लगता है कि इनकी समझ से परे है कि प्रभारी मंत्री, सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में समन्वय की क्या आवश्यकता होती है। ठीक, मैं लौट रहा हूं आपके पास। तो अजय, मेरे संवाददाता अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इसका मतलब यह है कि जो पहले शायद ब्रिज कलेक्टर, कमिश्नर थे, निचले अधिकारियों, आम लोगों से सरकार के बीच में, उसका स्थान अब प्रभारी मंत्री का है क्या आज की सियासत में? देखिए आसिफ, मैं तमाम बातें जितनी भी मैंने सुनी हैं उन बातों के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको। मोटा मोटा आप ये समझ लीजिएगा, जब सरकार होती है और सरकार में अक्सर आपने पॉलिटिकल क्लास की बैठकों की चर्चा सुनी होगी, उन बैठकों में से निकल के आता है जो कार्यकर्ता होते हैं, जो पार्षद होते हैं, जो नगरपालिका अध्यक्ष होते हैं, जो विधायक होते हैं या विधायकों के विधायक प्रतिनिधि होते हैं, सांसदों के सांसद प्रतिनिधि होते हैं, उनका सीधा आरोप होता है अफसरशाही बेलगाम हो गई है। अफसर हमारी नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती, कार्यकर्ता टाटपट्टी बिछाने का काम करते हैं। हमारा काम क्या टाटपट्टी बिछाना है, पार्टी के लिए झाड़ा बुहारी करना है, ये अक्सर कार्यकर्ताओं की शिकायत होती है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मैराथन बैठकें की थी, संभागवार ये बैठकें हुई थी। वो बैठकें क्यों हुई थी आसिफ, उसके पीछे की अंडर द कर्टन कहानी ये है कि ऊपर से नीचे तक, संगठन से लेकर संघ तक ये मैसेज गया था कि आपको इतना बड़ा मैंडेट मिला है लेकिन कार्यकर्ता के कोई काम नहीं हो रहे हैं, कार्यकर्ता के कहने पे आरक्षक का तबादला नहीं होता, कार्यकर्ता के कहने पे एक सीएमएचओ काम नहीं करता, अस्पताल में भर्ती नहीं करा पाता हमारा कार्यकर्ता पेशेंट को। तो ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं नीचे के निचले स्तर के, जमीनी स्तर पे, जो युद्ध स्तर पे बीजेपी को एक बड़ा मैंडेट जरूर दिला गया लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये सब कुछ निकल के आ गया सामने, कंक्लूजन हाथ में था पूरी बैठकों का, लब बोलो आप। अब बैठ के की गई बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू संभागवार, भोपाल संभाग की बैठक, नर्मदापुरम संभाग की बैठक, सागर संभाग की बैठक, तमाम संभागों की बैठक की गई। तमाम अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े और जमकर विधायकों ने भड़ास निकाली, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। फिर उसके बाद प्रभारी मंत्रियों को बिठाया गया, प्रभारी मंत्रियों का गठन किया गया, बताया गया कि इससे फला मंत्री की फला जिले में ड्यूटी लगेगी। अब प्रभारी मंत्रियों को और थोड़ी सी पावर दी जा रही है, क्यों कि कार्यकर्ताओं की सुनी जा सके। तो यह पूरी तरीके से स्ट्रक्चरली तैयार किया जा रहा है कि इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो कार्यकर्ताओं को कैसे एडजस्ट किया जाए, उनकी सुनी जा सके, उनके काम किए जा सके। देखिए, जो सुनने वाला एंगल है, शिकायतें कई बार सुनने को मिलती हैं। नेहा जी से पूछ लेता हूं। नेहा जी, जरा ये बताइए कि ये जो शिकायत करते थे कार्यकर्ता कि अधिकारी सुनते नहीं है, तो अधिकारियों को सुनाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है या दबाने के लिए? नेहा जी, पता नहीं अधिकारी सुनते नहीं सुनते, मैं नहीं सुन पा रहा इस वक्त आपको, और सुनना चाहता हूं लेकिन कुछ पूछ रहे हैं? हाँ नेहा जी, मैंने आपसे पूछा था, कि जो व्यवस्था है। हाँ अमित जी, आ रहा हूं, 1 मिनट। नेहा जी, आपको आवाज आ रही है? नेहा जी को आवाज नहीं जा रही। अमित जी बताइए, फिर ये व्यवस्था आपको क्या लगती है? ये अधिकारियों को सुनाने के लिए जो सुनते नहीं है, या जिन पर बेलगाम होने का आरोप लगता है, हालांकि ये शब्द ठीक नहीं अफसरशाही के लिए, लेकिन कम से कम कार्यकर्ता तो ये कहते हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, तो उन पर लगाम लगाने के लिए व्यवस्था है।
नहीं, देखिए इसमें भी दो तरह की बात है आसिफ भाई। बिल्कुल कार्यकर्ताओं की पीड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के जो दुर्लभ कार्यकर्ता दरी बिछाते दिन रात परिश्रम करके जिन्होंने सरकार बनाई, आज वो हाशिए पे पड़े हुए हैं। और आयातित नेता जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे, एक प्रकार से उन्होंने पार्टी को हाईजेक कर लिया है। ये सबसे बड़ी पीड़ा है जो भारतीय जनता पार्टी के हर मीटिंगों में उठती है। और जहां तक नेहा बग्गा जी बोल रही थी मलाई ढूंढने का काम, तो खुद स्वयं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने मध्य प्रदेश को एक एटीएम के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी ने बहुत बुरी तरीके से नताड़ा था दिल्ली बुला के। तो जहां तक है, खुद मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री का प्रभार भी अपने पास रखते हो। क्या कारण है कि इंदौर के अंदर मलाई ढूंढने के लिए इंदौर का भी प्रभार को तुमने लिया है? ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के अंतर कला है, नेहा बग्गा जी बताएं इसको। और जहां तक आसिफ भाई आपने कहा था कि पूर्व में कमलनाथ जी की भी सरकार थी, उसके अंदर भी जो है जिला प्रभारी और जिला समितियों का गठन हुआ था, और ये वर्तमान सरकार ने भी करा। तो उसके अंदर जो था वित्तीय प्रबंधन से रिलेटेड कोई वो नहीं था। आपको कलेक्टर और कमिश्नर महोदय जो थे वो योजनाएं बना के भेजते थे, कमलनाथ जी उन योजनाओं पर इम्प्लीमेंट करके उसके लायक जितनी धनराशि के उपयोग की आवश्यकता थी उतनी धनराशि का वो आवंटन करते थे। लेकिन इसके अंदर आप एक चीज देखिए, जिला प्रबंधन समितियों को कितने का वित्तीय प्रबंधन का उन्होंने अधिकार सौंपा? 100 करोड़ का। वो 100 करोड़ रुपए भी कहां से खर्च होंगे? विधायक निधि से और सांसद निधि के अंदर से, जो ऑलरेडी विधायक और सांसदों के पास है, जिसको खर्च करने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन उसको जिला योजना समिति के अंदर मर्ज कर दिया गया, और साथ ही उसके अंदर जन भागीदारी का भी एक ऑप्शन डाल दिया। यानी आप कोई भी योजना लाइए, सिर्फ जनता से पैसा होगा। ये जैसे मैंने कहा, देखिए अमित जी, मुझे ऐसा लगता है कि जनता को शायद इससे ज्यादा अंतर नहीं पड़ता कि काम कौन सा होगा, ये कलेक्टर तय करेंगे या प्रभारी मंत्री। उनका काम होना चाहिए, सड़कें अच्छी होनी चाहिए, उन्हें योजनाएं मिलनी चाहिए, बाकी काम सबसे इंपॉर्टेंट है। और सरकार भी शायद यही चाहेगी और अफसरशाही भी। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया करता हूं मैं आपका, नेहा जी, अमित चौरसिया जी, इसरानी सर, विक्रम सर, आपका शुक्रिया, अजय आपका बहुत बहुत धन्यवाद।